संस्कृत जीवनों में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अपनी सुपर टेट और चाहे तो टीजीटी, पीजीटी, एलटी सभी कक्षाओं की संस्कृत कक्षा के साथ उपस्थित है, जिसके अंतर्गत हम लोग हमारा जो संज्ञा प्रकरण है का अध्ययन कर रहे हैं। तो सभी मित्र फटाफट से जल्दी लाइव आ जाइए। और जो लोग हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं प्रतिदिन क्लास में, शशिधर मिश्रा जी हैं, राम मिलन पाल, कामिनी देवी, शिव्या राजपूत, अजय गौड़, दीपक कुमार, शैलेंद्र मौर्य और ऋचा ओझा और पूनम कुंज भावी शिक्षिका जी हैं। तो आप सभी लोग फटाफट से लाइव आ जाइए और आप सभी लोग अपने मित्रों को भी हमारे चैनल के साथ जोड़िए, क्योंकि आप लोग जैसा कि आप लोग प्रतिदिन कक्षा में जुड़ते हैं तो आप लोग देखते हैं कि हम लोग प्रतिदिन जो भी अध्ययन करते हैं वो इतनी सरल भाषा में करते हैं कि आप लोगों को समझने में कोई भी समस्या नहीं होती होगी। तो इसीलिए मैं सभी से आग्रह करती हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक अपनी जानकारी वाले जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ जो छात्र टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को भी हमारे चैनल के साथ अवश्य जोड़िए। तो आइए हम लोग हमारी कक्षा का आरंभ करते हैं। तो आरंभ करने से पहले कल की कक्षा में हमारे साथ दो मित्र नए जुड़े थे, जिनमें राम मिलन पाल और कामिनी देवी जी हैं। तो कामिनी जी ने हमारी कक्षा में एक प्रश्न किया था कि मैम तिंग 18 होते हैं, तो 18 किस प्रकार से होते हैं, उसका विवरण बता दीजिए, अर्थात किस प्रकार से होते हैं। तो वैसे तो कल मैंने थोड़ा शॉर्ट में ही बता दिया था, किंतु उन्होंने प्रश्न किया है तो आज उसकी विस्तार से हम लोग चर्चा यहाँ कर लेते हैं। और आप सभी लोगों का संस्कृत जीवन चैनल में स्वागत है। तो आप लोग फटाफट से देख लीजिए। कामिनी जी, आपके लिए आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि आपने पूछा था कि तिंग जो है वो 18 किस प्रकार से होते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने कल की कक्षा में अध्ययन किया था कि हमारे जो धातु रूप होते हैं, क्रिया रूप जो होते हैं, वह 3 पुरुष और 3 वचन में होते हैं। ठीक है, तो 3 पुरुष और 3 वचन अर्थात 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 9 हो जाता है। तो आपका प्रश्न भी सही था कि किस प्रकार से 18 हो जाते हैं। तो इसीलिए हम आज इसको लेकर आए हैं, क्योंकि हम सभी लोग जैसा कि अध्ययन करते हैं संस्कृत व्याकरण का, तो उसमें जो हम धातु रूपों का अध्ययन करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो कुछ धातुएं परस्पैपदी रूपों में चलती हैं और कुछ धातुएं आत्मनेपदी में। तो और साथ ही साथ कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो उभयपदी होती हैं, अर्थात जो परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों प्रकार के रूपों में चलती हैं। तो जो हमारे तिंग होते हैं वो इसी कारण से 18 होते हैं संख्या में, क्योंकि यह तो आप सभी को भी मालूम है कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, 3 पुरुष और 3 वचन होने के कारण परस्मैपदी में यदि हम तिंगों की संख्या मानेंगे तो 9 ही होते हैं। किंतु जैसा कि हमने अभी बताया कि जो हमारे धातु रूप होते हैं वह 2 प्रकार की धातुओं में, अर्थात धातुओं के जो रूप है वो 2 प्रकार से बनते हैं। एक परस्मैपदी बनते हैं और दूसरे आत्मनेपदी बनते हैं। तो जब परस्मैपदी बनते हैं तब हमारे जो तिंग होते हैं वह होते हैं तिप तस झी, सिप तस था, मिप वस मस। ठीक है, और जब हम इन्हीं धातुओं के साथ या जो हमारी आत्मनेपदी वाली धातुएं होती हैं, उन धातुओं को जो हम सिद्ध करते हैं तो उसके साथ जो हमारे तिंग जुड़ते हैं वह ये परस्मैपदी वाले तिंग नहीं जुड़ते हैं। तो उसके साथ कौन से जुड़ते हैं, तो इसी क्रम में आगे वाले जो तिंग है वह कौन से हैं कि ता आताम झा, थास आथास भम, इट वही महिंग, ये जो हमारे तिंग होते हैं वह जोड़े जाते हैं। अर्थात पहले वाले जो 9 होते हैं वह परस्मैपदी धातुओं के साथ जोड़े जाते हैं और बाकी के जो बाद वाले 9 तिंग रह जाते हैं वो आत्मनेपदी वाली धातुओं के साथ जोड़े जाते हैं। तो परस्मैपदी के 9 और आत्मनेपदी के 9, इन दोनों को मिलाकर के ही तिंगों की संख्या 18 हो जाती है। स्पष्ट हो गया होगा। तो कामिनी जी, आपके प्रश्न का हल यहाँ दे दिया गया है। तो आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पूरी तरीके से संतुष्टि हो गई होगी कि तिंग जो है वो हमारे 18 होते हैं और 18 किस प्रकार से होते हैं। तो 9 परस्मैपदी और 9 आत्मनेपदी, अर्थात दोनों को मिला करके हमारे 18 तिंग होते हैं। परस्मैपदी धातुओं के रूप आप जानते ही हैं, जैसे पठति पठता, पठती पठति पठता, पठत पठावे पठावा पठामा।
इसी प्रकार से जो हमारे आत्मनेपदी वाले जो शब्द रूप होते वो सॉरी धातु रूप होते हैं, उनको भी जैसे आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, लभते लभेते लभंते, लभसे लभेते लभद्वे, लभे लभावय लभामहे। यह जो हमारे धातु रूप होते हैं यह आत्मनेपदी में होते हैं, और पठती पठता पठंती करके जो रूप बनती है वह परस्मैपदी में बनती है। ठीक है, तो आपकी समस्या का समाधान हो गया होगा कि 3 है 18 होते हैं। किस प्रकार से 18 होते हैं तो मैंने यहाँ लिख भी रखा है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम हमारी संज्ञा प्रकरण में आगे की ओर। तो आज हम लोग जिस संज्ञा का अध्ययन करेंगे उसको देखते हैं। तो आप लोगों ने वीडियो की लिंक को शेयर कर दिया होगा अपने मित्रों के साथ, और अधिक से अधिक लोग प्रतिदिन लाइव जुड़ा कीजिए क्लास के साथ। आइए अगली जो हमारी संज्ञा है, हम लोगों ने कल की कक्षा में जो हमारा पद संज्ञा थी उस पद संज्ञा तक का अध्ययन कर लिया था, जिसमें सुम नपुंसक सुप तिङंत पदम अर्थात सुवंत और तिङंत से अंत अर्थात सुवंत और तिङंत वाले शब्दों की क्या हो जाती है पद संज्ञा, इसका अध्ययन कर चुके थे। तो आज हम लोग बढ़ते हैं हमारी प्रातिपदिक संज्ञा में। आज हम लोग किसका अध्ययन करेंगे तो प्रातिपदिक संज्ञा। ठीक है, अब प्रातिपदिक संज्ञा किसकी होती है और प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले सूत्र कौन कौन से होते हैं, तो आइए इसके विषय में भी जान लेते हैं। और क्योंकि जब तक हम लोग जानेंगे नहीं कि प्रातिपदिक संज्ञा किसकी होती है और कौन कौन करता है, तब तक हम लोग इसके अर्थ को भी नहीं जान पाएंगे। तो जैसा कि हम प्रातिपदिक संज्ञा की बात करते हैं, प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले हमारे 2 सूत्र होते हैं। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितने भी संज्ञाओं का अध्ययन किया है, सभी की संज्ञा केवल एक सूत्र मात्र से हो रही थी, किंतु प्रातिपदिक संज्ञा की यदि हम बात करते हैं तो प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले हमारे 2 सूत्र होते हैं। कौन से हैं तो आइए इनको भी जानते हैं। तो पहला जो सूत्र है वह हमारा है अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम। ठीक है, पहला जो हमारा प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र है वह सूत्र होता है अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम। और दूसरा जो सूत्र हमारा होता है वह है कृतधित समासाश्रय। कृतधित समासाश्रय अर्थात प्रातिपदिक संज्ञा जो करने वाले सूत्र हैं उन सूत्रों की संख्या 2 होती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले सूत्रों की अर्थात जो सूत्र हैं उनकी संख्या कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले सूत्रों की संख्या कितनी है, तो प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले सूत्रों की संख्या हमारी 2 होती है। कौन कौन से हैं तो अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम, और दूसरा जो सूत्र है वह होता है हमारा कृतधित समासाश्रय। ठीक है, आइए तो अब जानते हैं इनके अर्थों को कि किसकी प्रातिपदिक संज्ञा किस किस प्रकार से होती है। सूत्र तो हम लोगों ने जान लिए कि किन सूत्रों से प्रातिपदिक संज्ञा होती है और कितने सूत्रों से प्रातिपदिक संज्ञा होती है। ठीक है, अब पहले वाले सूत्र को हम देखते हैं। जो पहला वाला हमारा सूत्र लिखा हुआ है अर्थवद धातुर प्रत्ययः। ठीक है, तो यह सूत्र हमारा क्या कह रहा है कि अर्थवद अर्थात अर्थ से युक्त, अर्थवद तात्पर्य अर्थ से युक्त, किंतु क्या धातुर धातु रा को विसर्ग हो जाएगा, 8 रह जाएगा। ठीक है, रा से रा को विसर्ग हो गया और रा से जो आ निकलेगा वो अप्रत्यय हो जाएगा। ठीक, तो धातु, और जैसा कि यहाँ भी आप देख रहे हो अर्थवद, तो वद में जो दा है वो हलंत हो जाएगा और दा से क्या निकलेगा आ, तो आ से तात्पर्य अधातु और अप्रत्यय। ठीक है, स्पष्ट हो गया। चलिए इसको भिन्न भिन्न करके हम लिख देते हैं। यहाँ पर हम लिखते चलते हैं अर्थवद। ठीक, और उसके बाद हम इसको संधि विच्छेद करके लिखते हैं केवल अभी अधातु। विसर्ग हो गया, रा को विसर्ग आदेशित हुआ,
रा से जो आ निकला वो कहाँ पहुंचे, आ प्रत्यय है, ठीक है, आ प्रत्यय है। अब यहाँ प्रातिपदिकम रह गया तो इसको नहीं लिखते हैं क्योंकि वही बात है कि प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अब जानते हैं इसके अर्थ को, तो हम अर्थवद को यहाँ अभी छोड़ देते हैं, इनकी बात करते हैं। तो अधातु, अधातु से तात्पर्य जो धातु ना हो, ठीक है, अधातु तात्पर्य कि जो धातु नहीं है, धातु अर्थात जो धातु है। तो जब धातु के साथ क्या जुड़ा है, आ प्रत्यय, जो आ उपसर्ग जुड़ा है, तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा कि जो धातु नहीं है। और इसी प्रकार से अप्रत्यय अर्थात जो प्रत्यय भी नहीं है। तो जो धातु नहीं है, जो प्रत्यय नहीं है और जो प्रत्ययांत भी नहीं है, ऐसे अर्थवद, अर्थवद तात्पर्य अर्थ देने वाले शब्द या सार्थक शब्द क्या कहलाते हैं, ऐसे सार्थक शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। स्पष्ट हो गया होगा। पुनः देखिए कि जो धातु शब्द नहीं है, तात्पर्य जिनके साथ धातुएं नहीं जुड़ी हैं, और अप्रत्यय जिनके साथ प्रत्यय भी नहीं जुड़े हैं, साथ ही साथ जो प्रत्यांत भी नहीं है, अर्थात जो प्रत्यय से अंत होने वाले भी शब्द नहीं है, ऐसे तो अधातु, अप्रत्यय और अप्रत्यांत, किंतु क्या अर्थवद, अर्थ को बताने वाले अर्थात अर्थ से युक्त या सार्थक अर्थ देने वाले शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। स्पष्ट हो गया होगा। अब जैसे कि हम बात करते हैं प्रत्यांत की, ठीक है, तो जैसे कि हमने 3 प्रत्ययों को पढ़ा, सुप भी पढ़े, अन्य भी प्रत्यय होते हैं जिसमें कृदंत और तद्धित सारे बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ यही बोल रहा है कि अर्थवद धातु प्रत्यय की जो धातुएं नहीं है, प्रत्यय नहीं है, प्रत्यांत भी नहीं है, किंतु अर्थवद है, सार्थक अर्थ को बताते हैं, ऐसे शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। स्पष्ट हो गया पहला वाला सूत्र। चलिए अब देखते हैं हमारा जो दूसरा सूत्र है उसको देखते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ कृत तद्धित समासशास्त्र। सबसे पहले लिखा हुआ है कृत। तो यहाँ कृत से क्या तात्पर्य है, कृत से तात्पर्य है कृदंत, कृदंत। अब ये कृदंत क्या है, जैसे कि हम लोग प्रत्ययों का अध्ययन करते हैं तो प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, तीसरा एक गौड़ प्रकार भी होता है। तो मुख्य प्रकार कौन कौन से होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। और जो गौड़ रूप होता है अर्थात जो गौड़ भेद होता है, गौड़ प्रकार होता है, वह कौन सा है, स्त्री प्रत्यय। तो यहाँ कृत से तात्पर्य है कृदंत प्रत्यय, ठीक है। और दूसरा क्या लिखा हुआ है, तद्धित, तद्धित, ठीक है। तो यहाँ तद्धित क्या है, यहाँ तद्धित भी एक प्रत्यय है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो कृदंत प्रत्यय वाले शब्द हैं या तद्धित प्रत्यय वाले शब्द है, और साथ में चा जुड़ा है, चा के आगे जुड़ा हुआ समास, और समास, और क्या, समास, ठीक है। तो कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और समास वाले जो शब्द होते हैं, इनकी भी कौन सी संज्ञा होती है, इनकी भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। स्पष्ट हो गया होगा कि कृदंत, तद्धित और समास वाले शब्दों की या सामासिक शब्दों की भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। स्पष्ट हो गया किसकी किसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो जो धातु नहीं है, प्रत्यय नहीं है, प्रत्यांत नहीं है, किंतु सार्थक अर्थ को बताने वाले शब्द हैं, उनकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। और साथ ही साथ कृत तद्धित समास सूत्र से कृदंत और तद्धित प्रत्ययों के साथ साथ जो सामासिक शब्द होते हैं, ऐसे शब्दों की भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। स्पष्ट हो गया होगा। अब मुझे नहीं लगता कि प्रातिपदिक संज्ञा से यहाँ कोई भी कंफ्यूजन रहा होगा। अब चलिए प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न कि प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। तो हो सकता है इनमें से कोई एक सूत्र दिया हो, या फिर इस प्रकार से कि प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले सूत्रों की संख्या कितनी है। तो कितनी हो जाएगी, 2, अर्थात 2 सूत्रों के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अब इनमें से किसी भी एक सूत्र को देकर पूछा जा सकता है, जैसे कि पहला वाला सूत्र दे देंगे कि अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, यहाँ किसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है, अर्थयुक्त की, धातु की, प्रत्यय की या प्रत्यांत की। तो किसकी होगी, अर्थवद की, क्योंकि धातु की भी नहीं है, प्रत्यय की भी नहीं है, प्रत्यांत की भी नहीं है, किसकी होगी, अर्थयुक्त वाले सार्थक शब्दों की क्या होती है, प्रातिपदिक संज्ञा होती है। और दूसरा सूत्र जैसा कि आप देख रहे हैं,
कृदंत, तद्धित और समास वाले शब्दों की क्या हो जाती है, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। स्पष्ट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली संज्ञा। अगली संज्ञा को जानते हैं। अगली संज्ञा हमारी सर्वनाम संज्ञा। सर्वनाम संज्ञा। अब यह जो सर्वनाम संज्ञा है, जिस प्रकार से हम लोगों ने प्रातिपदिक संज्ञा का अध्ययन किया और वहां भी प्रश्न आया था कि प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले सूत्रों की संख्या है 1, 2, 3, 4, उसी प्रकार से प्रश्न यहाँ भी बन सकता है कि सर्वनाम संज्ञा करने वाले सूत्रों की संख्या है, तो कितनी हो जाएगी, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। आप लोग कमेंट कीजिए, तब तक हम लिखते हैं कि सर्वनाम संज्ञा करने वाले सूत्र कौन कौन से हैं या कितने हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए, हम तब तक लिखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला सूत्र हमारा क्या है, सर्वनाम संज्ञा करने वाला सुंग नपुंसकस्य। इस सूत्र के द्वारा जो संज्ञा की जाती है वह कौन सी संज्ञा है, तो वह हमारी सर्वनाम संज्ञा होती है। स्पष्ट है। अब आप लोगों ने जैसा कि कमेंट कर दिया है, तो आइए अब हम यहाँ स्पष्ट करते हैं कि सर्वनाम संज्ञा करने वाले जो सूत्र हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो जिस प्रकार से प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले सूत्रों की संख्या 2 थी, उसी प्रकार से यहाँ पर सर्वनाम संज्ञा करने वाले सूत्रों की संख्या भी 2 है। तो पहला सूत्र हमारा हो जाता है सुंग नपुंसकस्य, और दूसरा जो सूत्र है हमारा वह होता है सी सर्वनाम स्थान। ठीक है, दूसरा हमारा जो सूत्र है वह क्या है, सी सर्वनाम स्थान। तो इन दोनों सूत्रों के द्वारा क्या किया जाता है, सर्वनाम संज्ञा की जाती है। स्पष्ट। चलिए अब पहले जो सूत्र है, पहला जो सूत्र है जिसके द्वारा सर्वनाम संज्ञा होती है, उस सूत्र का अर्थ जानते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे सुंग नपुंसकस्य जो लिखा हुआ है, तो सुंग नपुंसकस्य तात्पर्य यहाँ आगे आप देख रहे हैं, जब इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा सुट। क्या हो जाएगा, सुट। तो जो सुट वाले, जैसा कि हम लोगों ने कल की कक्षा में सुकों का अध्ययन किया था कि सुक हमारे 21 होते हैं, और उन सुकों में से ही जो पूर्व वाले 5 जो सुक होते हैं वह सुट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सुट कहलाते हैं। चलिए यहाँ लिख देते हैं सुट। ठीक है, इन सुटों की ही क्या हो जाती है, सर्वनाम संज्ञा हो जाती है। अर्थात स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों के साथ शब्दों के स्थान पर, अर्थात तो शब्दों के साथ जो सुट जुड़ते हैं, उन सुटों के जुड़ने से जो रूप बनते हैं, अर्थात जो शब्द बनते हैं, सर्व आदि जो धातुएं होती हैं, सर्व है, वहीं अस्मद है, युष्मद है, ये सारी जो धातुएं होती हैं, इनके साथ जो सुट जोड़े जाते हैं उनकी क्या हो जाती है, उनकी सर्वनाम संज्ञा हो जाती है। ठीक है, तो सर्वनाम संज्ञा किसकी होती है, सुटों की, कि जिसके साथ में सुट जुड़ जाते हैं, इन सुटों की क्या हो जाती है, सर्वनाम संज्ञा हो जाती है। और किसके साथ बताए हैं कि जो सर्वादि धातुएं होती हैं, किसकी, सर्वादि जो धातुएं होती हैं, ऐसी सर्वादि धातुओं के साथ जो सुट जोड़े जाते हैं, उन सुटों की सर्वनाम संज्ञा हो जाती है। स्पष्ट हो गया। अब सुटों की संख्या कितनी है, तो सुटों की संख्या 5 होती है। कितनी होती है, 5 होती है। कौन कौन सी होती है, चलिए लिख देते हैं, जिससे कि आप सभी को कोई समस्या ना हो। सु, औ, जस, अम, औट। ठीक है, अम, औट। यहाँ पर जो अर्थात जो हमारे 5 लिखे हुए हैं, जो कि सुप प्रत्याहार के पूर्व वाले 5 हैं, इन 5 की ही क्या हो जाती है, सुटो, इन 5 को ही सुट कहते हैं, और इन सुटों की ही क्या हो जाती है, सर्वनाम संज्ञा हो जाती है। स्पष्ट हो गया होगा। चलिए अब दूसरा सूत्र देख लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए, और नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। चलिए इसको अब साफ कर देते हैं, क्योंकि दूसरे वाले सूत्र को भी जानना है। तो दूसरे वाले सूत्र में ज्यादा कुछ विशेष नहीं है, यहाँ
लिखा हुआ है सी सर्वनाम स्थान, अर्थात जिन शब्दों के साथ में सी प्रत्यय जुड़ता है, और सी जब प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसमें सी का क्या बचता है, सी का केवल ई शेष बचता है। क्या शेष बचता है, ई शेष बचता है। तो जिनके साथ में सी जुड़ जाता है अर्थात सी की भी सर्वनाम संज्ञा होती है, यानी कि जिन शब्दों के साथ सी प्रत्यय जुड़ता है तो उनसे बनने वाले जो शब्द होते हैं, इनसे बनने वाले जो शब्द होते हैं उनकी भी सर्वनाम संज्ञा हो जाती है। ठीक है, अधिक कुछ नहीं है। पहले सूत्र की जो परिभाषा थी, डिफाइन करना था, वो हमने क्लियर कर दिया। दूसरे वाले सूत्र में कुछ अधिक नहीं है, केवल इतना ही है कि सी प्रत्यय से जो बनने वाले शब्द हैं उनकी उनकी भी क्या हो जाती है, सर्वनाम संज्ञा हो जाती है। स्पष्ट हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी अगली संज्ञा की ओर। आप लोग कमेंट करके अवश्य बताते रहिए कि कक्षा आप सभी को कैसी लग रही है, और आप सभी से पुनः एक बार कहना चाहूंगी कि आपकी जानकारी में जितने भी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, टेट, सुपर टेट की संस्कृत विषय से तैयारी करने वाले लोग हैं, उन सभी को हमारे चैनल के साथ जोड़िए, क्लास के साथ लाइव आने के लिए प्रेरित कीजिए। क्योंकि मैं पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ, पुनः कह रही हूँ कि जितनी अधिक से अधिक संख्या में लोग लाइव जुड़ते हैं, कमेंट करते हैं, अपने प्रश्नों को पूछते हैं, मुझे उतना ही उत्साह मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, और मैं आप सभी के लिए प्रत्येक टॉपिक को बहुत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश करती हूँ। मैं पूरा प्रयास यही करती हूँ कि आपको कोई भी प्रश्न न पूछना पड़े। मैं इतनी सरल से सरल भाषा में आप सभी को समझाने का प्रयास करती हूँ कि एक बार में ही जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उस संपूर्ण टॉपिक का ज्ञान आप सभी को हो जाए, और ऐसा ज्ञान हो कि वो स्थायी होकर रह जाए, आप उसको कभी भी ना भूलें। तो आप लोग कमेंट करते रहिए और अधिक से अधिक प्रयास कीजिए कि आप सभी लोग हमारे चैनल के साथ अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। क्योंकि कुछ लोग कमेंट करके बोलते हैं कि मैम अगर आपकी क्लास ज्वाइन करनी है तो फीस क्या है, फीस क्या है। तो मैं आप सभी को बता दूं, मेरी भी कोई फीस नहीं, केवल इतनी ही फीस है। आप सभी लोग प्रतिदिन लाइव आया कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को हमारी वीडियो के साथ, चैनल के साथ जोड़िए। ठीक है, तो आइए अब बढ़ते हैं आगे अगली संख्या की ओर। तो अगली जो हमारी संज्ञा है वह है निष्ठा संज्ञा। कौन सी है? निष्ठा संज्ञा। अब निष्ठा संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो सूत्र होता है हमारा कित कितवतु निष्ठा। क्या है? कित कितवतु निष्ठा। अब इस सूत्र के द्वारा किसकी निष्ठा संज्ञा होती है? तो जैसा कि आप लोग यहाँ सूत्र को देख कर ही पकड़ पा रहे होंगे, जान पा रहे होंगे, तो इसमें कुछ ज्यादा अधिक नहीं है। यहाँ दो प्रत्यय लिखे हुए हैं, एक कित प्रत्यय लिखा हुआ है और दूसरा प्रत्यय हमारा कितवतु। तो कित और कितवतु जो प्रत्यय होते हैं, उन प्रत्ययों से बनने वाले जो शब्द होते हैं उनकी क्या हो जाती है? उनकी निष्ठा संज्ञा हो जाती है। स्पष्ट हो गया। अब यहाँ से कित प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द हैं वह हो जाते हैं हमारे जैसे पठितः, ठीक है, और कितवतु प्रत्यय से बनने वाले जो हमारे शब्द हैं वह हो जाता है जैसे पठितवान। ठीक है, तो कित प्रत्यय से बनने वाले शब्द और कितवतु प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द हैं, इन्हीं कित और कितवतु प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। स्पष्ट है, कुछ ज्यादा है ही नहीं इसमें। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारी है वह है सत्य संज्ञा। अब यहाँ सत्य संज्ञा करने वाला जो हमारा सूत्र है वह होता है तौशत। तो सत्य, ठीक है। अब यहाँ सत्य संज्ञा करने वाला सूत्र है वह हमारा तौशत। अब यह तौशत किसकी संज्ञा करता है, अर्थात किसकी सत्य संज्ञा करता है? तो यहाँ तौ से स्पष्ट है कि यहाँ तौ अर्थात द्विवचन में है। इसमें है द्विवचन में है, तो जब द्विवचन में है तो दो होंगे। तो कौन कौन से? जिस प्रकार से यहाँ कित और कितवतु प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा हो रही थी, उसी प्रकार से यहाँ जो हमारे सत्रि और सानच प्रत्यय होते हैं, कौन से? सानच प्रत्यय। इन सत्रि और सानच प्रत्ययों की सत्य संज्ञा होती है। अर्थात कित और कितवतु प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा और सत्रि और सानच प्रत्ययों की सत्य संज्ञा होती है।
निष्ठा संज्ञा करने वाला सूत्र कित कितवतु निष्ठा और सत संज्ञा करने वाला सूत्र तौ शत होता है। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ कित प्रत्यय से बनने वाले पठित शब्द कितवतु से पठित वाले, इसी प्रकार सत्र और सानच प्रत्ययों से जो बनने वाले शब्द होते हैं उनकी क्या हो जाती है, तो सत संज्ञा हो जाती है। स्पष्ट हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी घा संज्ञा, आगे कौन सी है, घा संज्ञा। और घा संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो तरप तमशो घा। ठीक है, तरप तमशो घा, इस सूत्र के द्वारा, तरप तमशो घा सूत्र के द्वारा घा संज्ञा होती है। ठीक है, अब यहाँ भी आप देख रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, पकड़ पा रहे होंगे, तमशो अर्थात नामो जिस प्रकार से द्विवचन में हो जाता है उसी प्रकार से यहाँ पर भी तमशो हो गया, तात्पर्य द्विवचन हो गया। जब द्विवचन है तो यहाँ पर भी दो प्रत्ययों की ही बात की जा रही है। तो दो प्रत्यय कौन से हैं, पहला है तरप प्रत्यय और दूसरा है तरप और तमस, तमस। ठीक है, तरप और तमस जो हमारे दो प्रत्यय होते हैं, इन दोनों प्रत्ययों की क्या हो जाती है, घा संज्ञा हो जाती है। ठीक है, तरप तमशो घा अर्थात तरप प्रत्यय और तमस प्रत्ययों की घा संज्ञा होती है। स्पष्ट है? ठीक है, इन संज्ञाओं में कुछ ज्यादा नहीं है समझने के लिए। अगर समझने वाले कोई भी संज्ञा वाले सूत्र होंगे तो आप लोग निश्चिंत होकर बैठिए। मैं किसी भी सूत्र को ऐसे ही नहीं जाने दूंगी, उन सूत्रों को पहले अच्छे से क्लियर कराऊंगी जिससे कि आपको किसी भी सूत्र की कोई भी समस्या ना हो। किंतु यह जो संज्ञा करने वाले हमारे सूत्र है इनमें कुछ विशेष है ही नहीं, इसीलिए ये जल्दी हो गए। तो निष्ठा संज्ञा किसकी होती है, दो प्रत्यय है उनकी निष्ठा संज्ञा होती है। कौन कौन से, तो कित कितवतु निष्ठा, सूत्र से ही स्पष्ट हो रहा है। बस आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि इसको बोल के बार बार वाचन करके या बोल करके उच्चारण करके इसको याद करना है। क्यों? क्योंकि जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो यहाँ पीछे वाला शब्द नहीं दिया जाता है, यहाँ निष्ठा नहीं दिया जाएगा, यहाँ सत्य नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर घा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप सूत्रों को बोल करके याद कीजिए। तो कित कितवतु निष्ठा, तो किससे अर्थात कित और कितवतु प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। तौशत, तो तौशत में यहाँ स्पष्ट भी नहीं हो रहा है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे कि सत्र और सानस जो प्रत्यय होते हैं जो कि वर्तमान कालिक होते हैं, इन दोनों प्रत्ययों की क्या हो जाती है, सत संज्ञा हो जाती है। ठीक है, और तरप तमसो घा, जो तरप प्रत्यय होते हैं तमस प्रत्यय होते हैं, ऐसे तरप और तमस प्रत्ययों से बने हुए शब्द या इन दोनों प्रत्ययों की क्या हो जाती है, तो घा संज्ञा हो जाती है। स्पष्ट हो गया? चलिए इसको भी फटाफट से साफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट करके प्रश्नों के उत्तर जरूर दे दिया कीजिए। जैसा कि हम प्रश्न पूछते हैं तो कुछ लोग तो कमेंट करते हैं, बाकी के लोग नहीं करते, तो आप लोग कमेंट करके प्रश्नों के उत्तर अवश्य बताते चला कीजिए। और यहाँ इसको भी साफ करते हैं। चलिए अगली जो हमारी है वो है भू संज्ञा। ठीक है, अगली हमारी भू संज्ञा है और भू संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वो होता है दाधार ध्वदा। ठीक, दाधा ध्वदा, इस सूत्र के द्वारा जो संज्ञा होती है वह कौन सी संज्ञा होती है, तो वह भू संज्ञा होती है। दाधा ध्वदा, ध्वदा। ठीक है, अब यह किसकी संज्ञा करता है, अर्थात तो भू संज्ञा किसकी करता है, तो यहाँ आप लोग का अंत में देख रहे हैं एक धातु लिखी हुई दा। ठीक है, दा, तो इस दाप धातु को छोड़कर, इसको इस दाप धातु को छोड़कर जो दा और धा, यहाँ आप देख रहे हैं दा और धा, दो धातुएं दी गई हैं दा और धा। तो दाप धातु को छोड़कर जो दा और धा धातुएं होती हैं, इन दा और धा धातुओं की क्या हो जाती है, इन दोनों की भू संज्ञा हो जाती है। ठीक है, तो जैसा कि आप सूत्र में ही पकड़ पा रहे होंगे, यहाँ दाप जो लिखा हुआ, दाप से तात्पर्य इसको छोड़ना है, इसको जो अंत वाली धातु है इसको क्या कर देना, छोड़ना है, अर्थात इस दाप धातु की भू संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, दाप धातु की भू संज्ञा नहीं होगी, तो दाप धातु को
छोड़ करके जो दा और धा हमारी दो धातुएं हैं, इन दोनों धातुओं की क्या हो जाती है, भू संज्ञा हो जाती है। स्पष्ट हो गया है। तो आज की कक्षा में हम लोग इतना ही रखते हैं और कक्षा आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके आप लोग सभी अवश्य बताएं। और जैसा कि मैंने पहले भी कह दिया है, आप सभी लोगों से जो ऋचा ओझा जी हैं, शैलेंद्र मौर्य जी हैं, श्रीधर मिश्रा जी हैं, पूनम कुंज भावी शिक्षिका जी हैं, और भी हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं लाइव प्रतिदिन आते हैं, आशुतोष गुप्ता जी हैं, तो आप सभी लोग साथ ही साथ अजय गौड़, शिव्या राजपूत, सभी लोग हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, आप लोग अधिक से अधिक लोगों को हमारे चैनल के साथ अवश्य जोड़िए। आज की कक्षा आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल की कक्षा में हम लोग हमारी जो आगे की संज्ञाएं जो बची हुई हैं, जिसमें कि हमारी नदी संज्ञा है, घी संज्ञा है, गति संज्ञा है, और जो भी हमारी अन्य संज्ञाएं रह गई हैं, उन सभी संज्ञाओं के साथ, जैसा कि लोप संज्ञा इत्यादि जो हमारी रह गई हैं, उन सभी संज्ञाओं का अध्ययन कल की कक्षा में करेंगे। तो आज की कक्षा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।